नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हमने प्रारंभ की थी यूनिट नंबर 11, जिसके तहत हम अब तक सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति एक टॉपिक था जिसको 2 पार्टों में हमने देख लिया। आपने वह वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इसी यूनिट नंबर 11 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श। आज इस टॉपिक में हम जो कक्ष की क्या क्रियाकलाप होते हैं वह देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जानना है कक्ष की प्रक्रियाएं और क्रियाकलाप। देखिए, सामाजिक अध्ययन जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो कक्ष में किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, ये समझना आपको जरूरी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है मनस्थिति निर्माण। यानी कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या हम सीखते हैं, उसके लिए हमें मनस्थिति यानी हमारे मन की जो स्थिति है उसका निर्माण करना होता है। उसको सीखने के लिए हमें हमारे मानसिक तत्परता की यानी मन से उसको सीखने की इच्छा जागृत होगी, तभी हम उस सब्जेक्ट को या उस विषय को हम सीख सकते हैं। देखिए, कक्षा में सीखने के लिए मनस्थिति निर्माण आवश्यक है। यानी जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको हमें अगर सीखना होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको सीखने के लिए अपना मन को, अपने दिमाग को तैयार करना है कि भाई ये मुझे पढ़ना है। तो उसके लिए आपकी मनस्थिति कैसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मनस्थिति निर्माण द्वारा सहजता सीखा जा सकता है। यानी इस बात को हम मनस्थिति अगर निर्माण कर लेते हैं तो उसको हम सहजता से, आसानी से सीख सकते हैं। मनस्थिति निर्माण की 2 चरण है, यानी मनस्थिति बनाने की 2 स्टेप्स है। पहला अनुदेशन पूर्व, यानी अनुदेशन मतलब जब आप सीख रहे हो उससे पहले यदि आपको प्रकरण जो पढ़ाया जा रहा है उसके बिंदुओं के बारे में पहले ही आपको बताया दिया जाए या आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई विचार कर रहे हो उस प्रकरण के अधीन या उसके प्रकरण के बिंदु के अधीन, तो वो क्या होता है, उससे आपका दिमाग पहले तैयार होता है कि भाई आज यह पाठ पढ़ाएंगे, इस पाठ के बारे में आपने पहले से पढ़ा हो, यानी घर पर आपको पढ़ा हो पहले से, तो उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वहां पर आपका मन जो है एकदम स्थिर रहेगा, आप आराम से वो चीज पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है अनुदेशन अंतर्गत, यानी प्रकरण के समय, यानी जब आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है उस समय आपकी मनस्थिति को जानना। देखो, 2 बातें होती है कि एक तो हम पाठ हमने जैसे कल बच्चों का देखे भाई कक्षा 7 का सामाजिक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, तो एक बच्चा है वो क्या करता है कि वह दूसरे दिन जब दूसरा पाठ कल गुरुजी पढ़ाएंगे तो आज वह घर पर जाकर उस दूसरे पाठ को पूरा पढ़ लेता है। यानी उसको ये बिंदु तैयार है कि इस पाठ में ये चीजें हैं, यानी उसकी मनस्थिति पहले बनी हुई है। और एक बच्चा दूसरा है, उसको कहा कि दूसरा पाठ पढ़ना है, वो घर पर जाकर उस बात को खेलने में लग जाता है और उस पाठ को नहीं पढ़ता है। जब गुरुजी पढ़ाएंगे तो उस समय मनस्थिति का कैसे पता चलेगा कि जो पहले वाला बच्चा है वो जब जिसने पाठ पढ़ा है तो वह तो हर पॉइंट पर अपनी बात बता सकता है, या कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो वह अपने उत्तर दे सकता है। लेकिन जो बच्चा उस समय पढ़ रहा है उसकी मनस्थिति उसी समय बनी है, तो ये है मनस्थिति। दोनों ही तरीकों से मनस्थिति का निर्माण होता है और जो शिक्षार्थी के लिए सबसे आवश्यक है, यानी जो सीखने वाला है उसके लिए मनस्थिति का निर्माण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है प्रश्न पूछना, यानी मनस्थिति का निर्माण हो गया। अब जो है कक्ष में अगली जो क्रियाकलाप है वह है या प्रक्रिया है प्रश्न पूछना। यानी शिक्षार्थी या बच्चे को शिक्षण अधिगम में शामिल करने के लिए का माध्यम है प्रश्न पूछना। यानी कोई मतलब कक्षा में 40-50 बच्चे बैठे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा शिक्षण में रुचि ले रहा है या शिक्षण अधिगम कर रहा है। तो इसका सबसे अच्छा साधन क्या होता है, प्रश्न पूछना। यानी आप जैसे कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट आप महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाते समय एक बच्चे को आपने खड़ा किया और उससे उस पाठ से संबंधित जो लाइन पढ़ा रहे हैं वहीं से कोई प्रश्न पूछ लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका ध्यान पुस्तक में था कि नहीं था, या किताब में वह अध्ययन में उसकी रुचि थी या नहीं। तो ये एक सबसे अच्छा साधन होता है शिक्षण अधिगम का। देखिए,
प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है शिक्षार्थी के ज्ञान का परीक्षण करना, यानी उसको कितना आता है या कितना वो ग्रहण कर चुका है, ये दूसरे उसकी सहभागिता प्राप्त करना, यानी अगर उसकी उसमें रुचि नहीं जागृत है तो उसकी रुचि जागृत करवाना, उसकी सहयोग प्राप्ति करना। प्रश्न पूछते समय सहज और सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए, यानी आप जब भी प्रश्न पूछें तो सहज प्रश्न भी पूछने चाहिए और सुसंगत। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को बोलने में या अस्पष्ट उसको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, एकदम सुसंगत प्रश्न उससे पूछना चाहिए। 3 प्रकार के प्रश्न कक्षा कक्ष में पूछे जाते हैं, यानी परीक्षा में जो प्रश्न है उनके अलग व्याख्या है, लेकिन कक्षा कक्ष में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कार्य पालन संबंधी कार्य पालन संबंधी प्रश्न, यानी कार्य पालन संबंधी प्रश्न, यानी हम शिक्षार्थी को कोई कार्य या आदेश देते हैं, यानी क्या आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 31 खोलेंगे, यानी उसको कहा कि आप अपनी किताब का पेज नंबर 31 खोलिए, तो ये क्या है, कार्य पालन संबंधी प्रश्न है। दूसरा होता है व्याख्यानगत प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न मतलब बड़ा प्रश्न हो या कोई व्याख्या वाला प्रश्न हो तो शिक्षक पूछ लेते हैं कि बताइए महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में बताइए, और वह परीक्षार्थी के उत्तर की प्रतीक्षा करे बिना स्वयं उत्तर देने लगता है, यानी वो अपने मतलब उसका उत्तर खुद ही बता देता है, क्योंकि ये व्याख्यागत प्रश्न है। अगला है प्रत्यास्मरण पर आधारित, यानी शिक्षार्थी की स्मृति पर आधारित प्रश्न पूछना, यानी शिक्षार्थी को कितना याद है, बच्चे ने क्या क्या ग्रहण किया है, इसके आधार पर भी प्रश्न पूछना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछकर आप शिक्षण अधिगम में जो है विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो है विराम यानी ठहराव। देखिए कक्षा में सोची समझी खामोश, यानी कभी भी ऐसा होता है कि जब शिक्षक प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर देने के बाद कुछ देर कक्षा में खामोशी छा जाती है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों की सहभागिता बढ़ाना, यानी जब भी कक्षा में सोची समझी खामोशी, यानी अध्यापक पढ़ा रहे और पढ़ाते पढ़ाते वह अचानक चुप हो जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए विराम लेता है, तो वही एक सोची समझी खामोशी है जिसमें वो देखना भी चाहता है कि कौन सा जो शिक्षार्थी है वह क्या कर रहा है। इसकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड की होती है, यानी उस उदाहरण में भाप लेता है कि कौन सा शिक्षार्थी क्या कर रहा है। जब शिक्षक प्रश्न पूछने के बाद खामोश होता है, यानी कई बार क्या शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है और उसको बैठा देता है और उसके बाद वो खामोश होता है, मतलब उस खामोश का अर्थ क्या है कि वह दूसरे विद्यार्थी को मानसिक रूप से तत्पर कर रहा है, यानी उसको तैयार कर रहा है कि अब 13 नंबर आएगा तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए ये खामोशी होती है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थी की मानसिक तत्परता है, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है कि अभ्यर्थी जो है अगला अभ्यर्थी वो तैयार हो जाए कि उससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये होता है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में विराम का अर्थ। अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पुनर्बलन। देखिए अधिगम में जो है पुनर्बलन का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी पुनर्बलन जो है अधिगम का क्या है, मुख्य आधार है। यानी अधिगम की हम बात करेंगे तो पुनर्बलन का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? जैसे पुनर्बलन अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी पुनर्बलन क्या होता है कि अध्यापक जैसे किसी बच्चे ने प्रश्न का उत्तर दिया तो उसको शाबाश या बहुत अच्छे ऐसे उसकी प्रशंसा हो युक्त शब्दों से उसे कहने से पुनर्बलन मिलता है, या सिर्फ मुस्कुरा कर कहना कि हाँ भाई सही है बैठ जाओ, तो ये, या सिर हिलाने से मतलब हाँ सही है बैठ जाओ, मतलब इस प्रकार उसको प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब उसको उत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सके। यानी अध्यापक उसकी प्रशंसा कर दे, उसको मुस्कुरा कर कोई कह दे कि हाँ अच्छा है, या सिर हिलाकर कह दे हाँ बहुत अच्छा है। इस प्रकार की मतलब एक्टिविटी करके वो उसको सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन देने से विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं, यानी दोबारा जब उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको ये लगेगा ये अपनी प्रशंसा होगी तो वह दोबारा सही उत्तर देने की कोशिश करेगा और एक सकारात्मक सोच उसमें विकसित हो जाते हैं। इसी का अगर हम उल्टा ले कि नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है जिसमें बच्चों को डांट देना कि नहीं तेरे को कुछ नहीं आता बैठ जा, या उसको शारीरिक रूप से दंडित करना या उसको अपमानित करके बैठा देना, तो उससे क्या है उसको नकारात्मक सोच मिलती है, मतलब फिर वो प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश ही नहीं करता, मतलब उसको ये लगता है कि मैं तो कुछ नहीं आता,
इस प्रकार उसकी बजाय अगर हम सकारात्मक बन दें उसको, बहुत अच्छा, हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुमने बताया है, हाँ थोड़ा और बताओ, इस प्रकार के जो शब्द है उनका प्रयोग करें तो उससे अच्छा होगा। अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है शिक्षार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करना। यानी ज्यादा से ज्यादा मतलब छात्र जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग ले, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना। कैसे कि इसके अंतर्गत शिक्षण कार्य में छात्रों का सहयोग लेना, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका देना। ये नहीं कि शिक्षक जो है एक समय निर्देश देता रहे या हुक्म चलाता रहे और बच्चों को बोलने का मौका ही न दे, यानी बच्चों को बोलने का मौका न दे और खुद ही बोलता रहे और बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने का मौका ही नहीं दे। ऐसा नहीं, बल्कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, प्रोत्साहक बनकर, यानी प्रोत्साहन बच्चों को देना चाहिए। कैसे कि जब भी वो प्रश्नों के उत्तर पूछे तो हाँ उसको कहना चाहिए हाँ ठीक है और अच्छे से बताओ, फिर से कोशिश करो, हाँ बोलो बोलो। इस प्रकार के प्रश्नों से मतलब छात्रों को संबोधित करना चाहिए। जब मतलब कोई प्रश्न पूछ लिया और छात्र को आ नहीं रहा तो उससे कहे हाँ ठीक है, हाँ और बताओ, क्या फिर से कोशिश करो, हाँ बोलो बोलो तुम्हें आ रहा है। इस प्रकार उसको कहना चाहिए। यथासंभव छात्रों को मौका देना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष की ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है कि छात्रों को मौका देना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अनुमोदन। अनुमोदन का अर्थ होता है संकेत या सुझाव। यानी इसमें क्या होता है कि जब भी छात्र गलत उत्तर देने की स्थिति में हो, यानी वो प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हैं, उस स्थिति में क्या शिक्षक जो है उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा, बातचीत माध्यम से यानी संकेतों के माध्यम से उससे उस प्रश्न का उत्तर निकलवाएगा। कैसे कि भाई किसी ने पूछा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो अब छात्र जो है उत्तर दे रहा है कि चित्तौड़गढ़, तो अध्यापक उसको संकेत करेगा कि अरे नहीं चित्तौड़गढ़ में नहीं, याद करो कुंभा के समय कुंभा ने एक दुर्ग बनाया था, कौन सा था वो दुर्ग याद करो। तो बच्चे को ध्यान में गया हाँ कुंभलगढ़, तो उत्तर निकल के आएगा ना कुंभलगढ़। इस प्रकार वो संकेतों के माध्यम से बच्चे को सही उत्तर तक पहुंचाएगा, जिससे दूसरे जो छात्रों की जो संवेगात्मक यानी भावनाएं हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी, यानी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, या वह भी इस बात पर विचार करेंगे कि भाई हमें भी कई बार उत्तर नहीं आता है तो शिक्षक हमारी इस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो ये है अनुमोदन। अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमारा अगला पॉइंट जो है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में अगला पॉइंट है शैक्षिक संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, यानी शिक्षक शिक्षार्थी को किन किन माध्यमों के द्वारा संप्रेषण कर सकता है। जैसे पहला पॉइंट है व्याख्यान, यानी व्याख्या के द्वारा, यानी कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी व्याख्या करके उसको शिक्षार्थी तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है परिचर्या। परिचर्या का अर्थ होता है मतलब बातचीत करके, उस पर डिस्कशन करके उस बात को समझाना, विद्यार्थी तक पहुंचाना। अगला पॉइंट है परिप्रश्न, यानी प्रश्न पूछना, यानी उसके बारे में प्रश्न पूछकर भी हम वो बात शिक्षार्थी तक पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है स्पष्टीकरण, यानी स्पष्ट रूप से उस बात को बताकर। उससे अगला पॉइंट है नाटकीकरण, यानी नाटक करके उस बात को पहुंचाना। उससे अगला प्रश्न है सर्वे दृश्य साधनों का प्रयोग करके, यानी जितने भी सर्वे दृश्य साधन प्रयोग है उनका प्रयोग करके हम ये बात पहुंचा सकते हैं। उससे अगला पॉइंट है पठन, यानी पढ़ने के माध्यम से, यानी पढ़ाने के माध्यम से उस बात को पहुंचा सकते हैं। और अंतिम पॉइंट है निर्देशन, यानी दिशा निर्देश देकर उस बात को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास आपको कैसे लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे, स्वस्थ रहे।